जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। अभी एमएड की जो प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट आई है, उस लिस्ट को हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनको देखना है प्लीज़ जाके देख लो। इस वीडियो में हम आपके काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है या फिर जो भी मंगाए गए हैं, उन सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपका जो डेट है फॉर काउंसलिंग 21 अगस्त है, तो इस डेट से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना है। जैसा कि आपको पता है, आपका जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन है। 21 अगस्त को 9 बजे से स्टार्ट है, ठीक। रूम नंबर 102। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका एप्लीकेशन फॉर्म और रिज़ल्ट कार्ड। यानी आपका आपने जो फॉर्म भरा होगा उसका एप्लीकेशन फॉर्म और रिज़ल्ट कार्ड दोनों डाउनलोड करके अपने पास रखना है। जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है वो इस साइट पे, यानी जहाँ पे आपने फॉर्म फिलअप किया है, वहाँ जाके लॉगिन करके आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी परीक्षा अंक तालिका। यहाँ पर आपके क्लास 10th की मार्कशीट की बात हो रही है, तो इससे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंफर्म की जाएगी। तो क्लास 10th की जो मार्कशीट, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका जो मार्कशीट होता है, दूसरा आपका जो सर्टिफिकेट होता है। यूपी बोर्ड में दोनों चीज़ें सेम ही होती है, लेकिन अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तो दोनों अलग अलग हैं, तो आप दोनों लेके जाइएगा। नेक्स्ट है आपका अर्हता की योग्यता परीक्षा। इसका मतलब है कि आपने एमएड का एग्ज़ाम दिया है तो ऑब्वियसली आपने बीएड कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक। तो बीएड के बेसिस पे आप एडमिशन ले रहे होंगे एमएड में, यानी बीएड का ही मार्क्स आपने फॉर्म में फिल किया होगा, ठीक। तो बीएड के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अगर आपका ईयरली था तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, अगर सेमेस्टर वाइज होगा तो 4 सेमेस्टर, इन चारों की मार्कशीट आपको लेके जानी है। नेक्स्ट है वो आपका स्टेट, यानी कि जिस राज्य से आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, यानी निवास प्रमाण पत्र। तो 5th नंबर पे है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी, मतलब जनरल के अलावा अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर जो पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये चीज़। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट कॉलेज जहाँ से आपने बीएड पास आउट किया है वहाँ का टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों चाहिए होगा। एक डॉक्यूमेंट आपका मेडिकल सर्टिफिकेट के रूप में लगेगा, यानी आपके जो नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहाँ पे जाके आप बनवा सकते हो। इसका जो परफॉर्मा है, यानी जो फॉर्मेट है, वो ईमेल के थ्रू आपके पास आया होगा। मैं लास्ट में इन सारे फॉर्मेट को आपको एक बार दिखा दूंगा। उसी फॉर्मेट में ले जाके आपको डॉक्यूमेंट्स, एक्चुअली जो परफॉर्मा है वहाँ पे फिल करना है, उसी पे ले जाके डॉक्टर से सिग्नेचर वगैरह करवाना है आपको। मैं लास्ट में इन सारे परफॉर्मा को आपको दिखा दूंगा। उस परफॉर्मा के अकॉर्डिंग ही जाके आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, अपने से नहीं बनवाना है, ठीक। यहाँ पे ये जो 9, 10th, 11 है, ये बेसिकली अंडरटेकिंग से रिलेटेड है। पहले बाकी डिस्कस करते हैं, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर आपको एक पुलिस डिपार्टमेंट से पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इसके लिए लगभग 1 महीना लग जाता है, पर अभी आप अप्लाई कर दोगे तो 1 महीने में बन जाता है। नेक्स्ट है आपका फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट। फैमिली के इनकम सर्टिफिकेट में आप अपने फादर का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक। यूपी वाले इस बात को ध्यान दें कि हमारे यहाँ क्या है कि इनकम सर्टिफिकेट के रूप में हम अपना खुद का सर्टिफिकेट बनवा के रखते हैं। चूँकि हम एम्प्लॉयड नहीं हैं, इसलिए वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जो है इनकम सर्टिफिकेट वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अपने फादर का सर्टिफिकेट बनवा के ले जाइएगा। इसके अलावा आपकी फ़ोटो लगेगी 5 नई। इसके अलावा आपको बता दूं, आपका जो फ़ी डिपॉज़िट होगा वो ऑफलाइन में ही होगा। वहाँ पे एक एटीएम है कैंपस के अंदर, पर क्या होता है कि उस दिन जो है बहुत सारे बच्चे एडमिशन करवाते हैं, तो बेसिकली वो खाली हो जाता है। तो अगर आप अपने साथ ले जा सकते हैं तो आपके लिए ईजी रहेगा। अब जो है ये अंडरटेकिंग से रिलेटेड जो भी है, इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कहा है कि उपलब्ध प्रारूप, यानी कि इसका फॉर्मेट आपको मेल कर दिया गया होगा। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी उपलब्ध प्रारूप पे ही बनेगा, ठीक। ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है। इन सब के भी जो फॉर्मेट है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। सबसे पहला एक नॉर्मल अंडरटेकिंग दिया जाएगा। अंडरटेकिंग का मतलब है कि सेल्फ डिक्लेयर्ड रहता है कि आपको जो बोला जाएगा आप उसको फॉलो करोगे। इसमें आपका खुद का और आपके फादर का सिग्नेचर लगेगा
और इसको जो ऑथराइज्ड करना है, जैसे ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों फॉर्मेट को फिल करके आपके नियर बाय जो आपकी जो कचहरी है वहाँ पे जाना है, और वहाँ किसी भी एडवोकेट लॉयर जो भी आपको मिले वहाँ पे इसको दे देना है, और इसमें कहना है कि ई स्टैंप लगा दीजिए और इसका नोटरी बना दीजिए, तो वो आपको इसमें सिग्नेचर वगैरह करके मुहर मार के दे देगा, यानी वेरीफाइड कर देगा कि आपने जो लिखा है वो सारी बातें सही है। दूसरी अंडरटेकिंग आपसे ली जाएगी अटेंडेंस को लेकर। इसमें भी आपका खुद का और आपके फादर का सिग्नेचर लगेगा, सेम चीज़। और जो लास्ट अंडरटेकिंग है वो एंटी रैगिंग की ली जाएगी। पहला उसमें अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, दूसरा है अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स। इसके लिए इन्होंने 2 फॉर्मेट दिए हैं इस चीज़ के लिए, एक तो एनेक्सर फर्स्ट, एनेक्सर सेकंड। जो फर्स्ट है वो बाय स्टूडेंट के लिए है, जो सेकंड है वो गार्जियन के लिए है। तो जब उसमें आप अपना जो भी चीज़ फिल करना, ध्यान से फिल करना पढ़ के। एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है लास्ट में है कि आपकी जो पारिवारिक आय है, इसमें क्या है कि पहली चीज़ तो आपके फादर या मदर का इनकम सर्टिफिकेट लग गया तो वो तो हो गया, ठीक। लेकिन बाई चांस अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है, यानी कोई इनकम वो उनका खुद का नहीं है, तो उसके लिए आपको एक नया डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। वो भी जब आप कचहरी जाओगे वहीं पे बन जाएगा। उनको क्या बोलना है कि एक 10 रुपये के ई स्टैम्प पे यही चीज़ यहाँ पे जो लिखा गया है कि आपके फादर के नाम से, ठीक। इसका भी अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा। आपके फादर के नाम से लिखवाना है ये चीज़, और वहाँ पे यही चीज़ सेम चीज़ प्रिंट आउट करवा देनी है कि मेरी पत्नी गृहिणी और पूर्ण रूप से पति की आय पर निर्भर है, बस इतना ही। और वहाँ पे जो लॉयर है उसका सिग्नेचर वगैरह ये सब चीज़ लिखवा दीजिएगा। इस डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है पर वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि आपका आधार कार्ड, तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी वहाँ पे लगती है। और दूसरी चीज़ इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर 2 है तो दोनों ले जाइएगा। अगर यूपी बोर्ड से होंगे तो एक ही चीज़ होगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होगा। तो जैसे हाई स्कूल का तो मेंशन है पर इंटर का मेंशन नहीं है, पर वहाँ पे लगेगा, तो आप अपने साथ लेके जाइएगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी आप अपने साथ रख लीजिएगा, इन तीनों को छोड़ के। इन तीनों की फ़ोटोकॉपी नहीं लेनी है, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो मैं भी आपको ये दिखा देता हूँ, ये जो तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं इसका एक आपको प्रिंट आउट दिखा देता हूँ। ये एक स्टूडेंट का मेरे पास है, जैसे कि ये एक ई स्टैम्प है, यहाँ पे एक ई स्टैम्प है, इसी पे सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी जाएगी। ये मुहर है जिसको नोटरी बोलते हैं, ये एक्चुअली में उस लॉयर का सिग्नेचर वगैरह है। इसकी प्राइस मात्र 10 रुपये है। यहाँ पे आप लिखवा सकते हो जैसे कि आपके फादर का नाम, ये क्या है, फादर का नाम, और ये आपका खुद का, और आपका जहाँ पे निवासी हो, जैसे कोई गांव है या फिर कोई घर का पता है। फिर यहाँ पे आपको लिखवानी पड़ेगी कि ये सिम मेरी परिवार की आय इतने रुपए है और मेरी पत्नी क्या है, हाउस वाइफ है। सेम चीज़ इसको हिंदी में लिखवा दीजिएगा, और जो कि मेरे आय पर ही निर्भर है। फिर लास्ट में ये, और यहाँ पे देखिए सिग्नेचर वगैरह करके ये दे देगा आपको, ठीक। बस यही इतनी चीज़ जो मैंने लास्ट में दिखाई थी आपको कि अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है तो ध्यान रखना, अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। यहाँ पे जैसे ये एनेक्सर फर्स्ट है, इस तरीके का डॉक्यूमेंट आपके भी पास होगा, उसको प्रिंट करा लेना। जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जितने भी परफॉर्मा आपको दिए गए हैं सारे को आपको प्रिंट करवा के रखना है, ठीक। ये एनेक्सर फर्स्ट है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख देना, नीचे अपने फादर का RI अजमेर। ये लास्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये सब चीज़ें आपको फिल नहीं करनी है, ठीक। बस इसमें आपका मुहर और सिग्नेचर लगेगा, जिस लॉयर्स के पास आप जाओगे उनका, ठीक। इसी तरीके से जो तीनों हैं, इन तीनों के लिए सेम प्रोसेस है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी फॉर दैट, जैसे कि आपके जो फादर मदर की इनकम सर्टिफिकेट है वो 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए, मतलब ये जो नया फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसी का चाहिए, ठीक। ये 1 हफ्ते में बन जाता है, तो जिनका नहीं है तो वो अप्रैल के बाद का फटाफट जाके बनवा लो। इन द लास्ट एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे फ़ी भी आप इसी समय देख लो कि 13,250 रुपये लगेगा। अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं, ST SC या फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो 8,250। ये आपका एकेडमिक फ़ीस है फॉर होल ईयर। यहाँ पे अभी भी ईयरली ही एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी सेमेस्टर का कोई केस नहीं है,
तो आपकी इतनी फ़ीस जो है ईयरली है। इसके अलावा जो हॉस्टल की फ़ी होगी, मेस का चार्ज होगा, वो बाद में आपके साथ इसी के साथ ऐड किया जाएगा। यहाँ पे जैसे लिखा गया है छात्रावास का 22,200 रुपये, इसमें आपका जो फूड का है और जो रेंट है रहने का, दोनों चीज़ें ऐड हैं, ठीक। ये जो है आपका 6 मंथ का है। 6 मंथ बाद फिर आपसे इतना पैसा लिया जाएगा। आपका जो मतलब काउंसलिंग के समय अगर आप का एडमिशन रुक सकता है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है, जैसे कि आपका जो मार्क्स है, जैसे कि आपने बीएड में जो भी मार्क्स अपने फॉर्म में फिल किया होगा, आपको ही पता है कि आपका जो मेरिट बना है वो 60% प्लस 40% के बेस पे बना है, तो 40% तो आपका बीएड का मार्क्स से ही आया है ना। तो अगर ये चीज़ आपके सर्टिफिकेट में कुछ और पाई गई, यानी और आपने कुछ और भरा है, रॉन्ग भरा है, तो फिर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो है आपका डोमिसाइल। जैसे कि अगर आप यूपी से तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, राजस्थान से हो तो राजस्थान का होना चाहिए। ये 2 चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म होगा। अब देखो एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं बनवा पाते हैं या कोई प्रॉब्लम्स, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बन पाएगा, ऑब्वियस सी बात है 1 महीने मिनिमम टाइम लगता है, तो उसके लिए आप एफिडेविट दे सकते हो। अब चल के इनके दिए हुए परफॉर्मा को डिस्कस कर लेते हैं। इस तरीके का डॉक्यूमेंट आपको दिया गया होगा। पहले चल के लास्ट में देख लेते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। यहाँ लास्ट में आपको दिया गया है एफिडेविट देने के लिए अंडरटेकिंग, सॉरी। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, लास्ट में ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देना। जैसे कि आपको जो नहीं जमा करना है उसको 15 दिन के अंदर ये बोलते हैं, पर आपको प्रॉपर समय देंगे 2 महीना 2.5 महीना का, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो जैसे आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, एफिडेविट फॉर मदर इनकम, जो मैंने डिस्कस करी कि अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है तो वो वाला जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एनेक्सर फर्स्ट एंटी रैगिंग और एनेक्सर सेकेंड जो आपके, ये भी एंटी रैगिंग का है। तो ये सब तो बन जाएगा, लेकिन और भी कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे लिख के आप दे सकते हो उनके पास। तो जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया है, ठीक। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए बता दूं कि ज़्यादा परेशान मत होना। अगर आपके पास कोई सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से बन जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन पा रहा है तो कैंपस के अंदर है डिस्पेंसरी। तो डिस्पेंसरी में जैसे आप जाओगे, उनको बताओगे कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, तो वो मतलब 10 मिनट में आपको जो है बना के दे देंगे, ठीक। ये जस्ट फॉर्मेलिटी और कोई बात नहीं है, तो परेशान नहीं होना इसके लिए। अब एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन सा परफॉर्मा आपको दिया गया है। जैसे कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फी डिपॉजिट से रिलेटेड है, यानी लास्ट में जो है इसको फिल करके आपको देना है। ये सारी चीज़ें तो आप फिल कर लोगे, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे जैसे कि वेदर हॉस्टल एकोमोडेशन इज़ रिक्वायर्ड, तो आपको येस फिल करना है, ठीक। क्योंकि वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ हॉस्टल्स हैं बहुत अच्छे हैं, अंदर ही रहना सेफ़ होता है, बहुत सही होता है, ठीक। अगर आपको पुलिस वेरिफिकेशन नहीं देना है तो नो, ठीक। ये लास्ट में है। और यहाँ पे क्या है, जैसे सीनियर सेकेंडरी, जैसे मैंने कहा था ना कि आपको इंटर का भी फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, तो उसकी मार्क्स सारी डिटेल यहाँ फिल करना है। बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ किया है तो उसकी डिटेल्स, एमए किया है तो उसकी डिटेल्स, बीएड किया है तो उस चीज़ की डिटेल्स, ठीक। एमएड तो किया नहीं है, ये दोनों चीज़ें आपको खाली छोड़ देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ और किया है तो वहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। और सेम चीज़ आपको यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए है तो यहाँ कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाओ आपका एप्लीकेशन फॉर हॉस्टल एडमिशन। ये चीज़ भी मैं बताऊँ तो आपको ये दोनों फॉर्म, इसके पहले वाला और ये दोनों आपको वहीं जाके फिल करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब आपका फ़ीस सबमिट हो जाएगा, फ़ीस सबमिशन के बाद का जो है इस समय इसको फिल करना पड़ता है और वहाँ पे जमा करना पड़ता है, ठीक। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा है। मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि इसी परफॉर्मा पे जाके आपको सिग्नेचर करवानी है, नाम वगैरह अपना लिख देना, जो भी जैसे आपका चेस्ट मेजरमेंट, हार्ट, लंग जो भी है, ठीक। एक चीज़ यहाँ पे है, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है और उसका कोई प्रेगनेंसी का केस है, ठीक, तो यहाँ पे यस फिल कर देना। इसके लिए बता रहा हूँ कि जैसे कि प्रेगनेंसी में क्या है कि आपको छुट्टी चाहिए होगी 2 महीने 3 महीने की, तो अगर यहाँ पे पहले से मेंशन रहेगा तो उस समय आप एप्लीकेशन जब दोगे तो वो अप्रूव्ड हो जाएगा, यानी कि आपको कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है।
आप सिर्फ एग्ज़ाम देने आ जाना, इस तरीके की सुविधा है कॉलेज में, लेकिन उसके लिए पहले से मेंशन करना पड़ेगा। फिर लास्ट में मेडिकल ऑफिसर की सिग्नेचर एंड सील, ठीक। फिर ये आ गई जो नॉर्मल अंडरटेकिंग है, जो पहला है, ठीक। यही चीज़ लेके अब यहाँ से जो है इसको लेके आपको कचहरी जाना है, ठीक। एक नॉर्मल डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट है आपका जो है, अगर भरने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, अपना नाम यानी सिग्नेचर था और नाम है। फिर है अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, फिर अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स। ये चीज़ें आप फिल कर देना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, बहुत इजी है, फिल कर सकते हो खुद भी। नेक्स्ट है एनेक्सर फर्स्ट, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, यहाँ फिल कर देना और यहाँ फिल कर देना, ठीक। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना इसमें। नेक्स्ट है एनेक्सर सेकेंड। लास्ट में आप अपना आईडी कार्ड बनवाएंगे जो कि कॉलेज से ही बनेगा, तो यहाँ पे ये सारे डिटेल्स भर के वहीं पे सबमिट करने होते हैं। यहाँ से भरने का कोई मतलब नहीं, अगर भर सकते हैं तो दैट इज़ ओके। यहाँ पे आप जो है अपना लेटेस्ट फ़ोटो लगाइएगा और 5 फ़ोटो अपना खुद एडवांस में लेके जाइएगा यहाँ पे यूज़ करने के बाद। एक चीज़ बहुत लोगों का ब्लड ग्रुप नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं, जब आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओगे उसी समय बोल दोगे तो आपको ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा। और नेक्स्ट आते हैं, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं बन पाता है तो उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे। बाकी इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूज़न है, हाँ, जैसे कि आप वहाँ पे रुकोगे कहाँ पे, ठीक। लास्ट इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वहाँ पे एक दिन पहले जाके रुकना चाहते हो काउंसलिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल हो या मेल हो, वैसे तो आप मॉर्निंग में बाई चांस अगर पहुँच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 9 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन अगर फिर भी अगर आप पहले जाना चाहते हो तो कैंपस के अंदर एक गेस्ट हाउस है, 24 आवर के लिए लगभग 1200 से 1500 रुपये इसका चार्ज है। मतलब अच्छा है, आप अकेले स्टे कर सकते हो या फिर 2 लोग साथ में। दूसरी चीज़, कैंपस में इंटर करने के लिए आपके पास 2 गेट है। एक तो आपका वैशाली गेट है जो कि मेन गेट है, ठीक। दूसरा है पुष्कर गेट। तो पुष्कर गेट से जब घुसेंगे तो ये सबसे पहले यही आपका जो गेस्ट हाउस है यही पड़ता है, ठीक। और कैंपस के अंदर कैंटीन है, पूरा दिन लग जाता है काउंसलिंग के लिए, तो कैंटीन में आप जाके खा पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम वैसी नहीं है। अकेले जाना चाहो तो अकेले जा सकते हो, पेरेंट के साथ जाना चाहो तो पेरेंट के साथ। अगर आप अकेले जाते हो, एक चीज़ इंश्योर करना, डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पेरेंट्स के सिग्नेचर है वो आप पहले से हर जगह करवा लेना, ठीक, क्योंकि आपके साथ पेरेंट्स तो रहेंगे नहीं, तो ये चीज़ आप पहले से करके जाना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग और एनीथिंग एल्स, प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन and please do subscribe the channel. Thank you so much.